हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +2 क्लास का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पार्ट फर्स्ट मेटलर्जी। हमारी जो अभी नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो उस यूनिट का नाम रहेगा मेटलर्जी। वैसे तो आप एनसीईआरटी में देखो जिसका नाम मिलेगा जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या नाम मिलेगा आपको एनसीईआरटी में? जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हमें ज़्यादातर मेटलर्जी के बारे में ही चर्चा करनी है कि व्हाट इज़ मेटलर्जी। वैसे तो क्लास 10th के अंदर आपका चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा इसमें एडवांस पढ़ेंगे कि मेटलर्जी होता क्या। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, व्हाट इज़ मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर corresponding ores। या हम कह सकते हैं जितने भी प्रोसेस लगाए जाते हैं, सभी प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर corresponding ore। मेटल हमें किससे मिलती है? मेटल मिलती है हमें ओर से, और उस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितने भी प्रोसेस लगाए जाते हैं वो सारे प्रोसेस किस में आते हैं? मेटलर्जी में आते हैं। ठीक है, अब आपने दो चीज़ पढ़ी होगी, एक पढ़ा होगा मिनरल और एक पढ़ा होगा आपने और। दो वर्ड पढ़े होंगे 10th क्लास में, मिनरल एंड और। मिनरल क्या होता है? अर्थ क्रस्ट में हमें एक सब्सटेंस मिलता है, जैसे कोई टुकड़ा मिल गया, ये मान लीजिए अर्थ क्रस्ट में मिल गया, इसके अंदर कुछ अमाउंट होनी चाहिए किसकी? मेटल की, तो उसको मिनरल बोलेंगे। जैसे हमें खुदाई की अर्थ के अंदर और हमें वहाँ पे एक टुकड़ा मिला और उस टुकड़े के अंदर कुछ अमाउंट किसकी प्रेजेंट है? मेटल की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिनरल। और अगर हम बात करें इस मिनरल, ये मिनरल बन गया, अब इस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजली हो और आपके पास प्रॉफिटेबली हो, मतलब इनको मैं अलग करूं तो जो खर्चा आया वो कम आया। इसके लिए जो मेथड लगाए गए वो इजी मेथड थे, और जब मैं उसको मतलब जैसे आयरन का एक और लिया, आयरन को अलग किया आयरन की ओर से, फिर उसको मैंने सेल किया, सेल करने के बाद मतलब जितना मेरा खर्चा है एक्सट्रैक्ट करने में उससे ज़्यादा इनकम होती है, यानी प्रॉफिटेबली है, तो उसी मिनरल को हम क्या बोल देंगे? और बोल देंगे। तो समझ जाए बात। अगर आपके पास कम अमाउंट है मेटल की या ज़्यादा अमाउंट है मेटल की, अगर आपको अर्थ क्रस्ट में कोई सब्सटेंस मिला है तो उसको मिनरल बोलते हैं। अगर उस मिनरल के अंदर हाई परसेंटेज है किसके? एक मेटल के, और उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजली हो एंड प्रॉफिटेबली हो, तो उसी मिनरल को हम क्या बोल देंगे? और बोल देंगे। ठीक है बच्चों, तो ओर्स आर मिनरल्स। और क्या होते हैं? मिनरल ही होते हैं विच कंटेन हाई परसेंट ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इकोनॉमिकली। एक ही वर्ड लिखा गया है, वैसे मैंने आपको दो वर्ड बता दिए, इजली एंड प्रॉफिटेबली। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजली हो और प्रॉफिटेबली हो, तो उस मिनरल को हम क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। मिनरल क्या होता है? मिनरल्स आर कंपाउंड्स which are found inside earth crust which must contain some % of metal। ऐसा कोई भी हमने कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट के अंदर निकाला, आप सिंपल सोच लीजिए खोद कर कोई टुकड़ा निकाला गया और उसके अंदर कुछ भी अमाउंट अगर मेटल के थोड़ी भी है तो हम उसको मिनरल बोलेंगे। वो एक अलग बात है कि उस मिनरल को और नहीं बोलेंगे। इसलिए जितने भी ओर्स होंगे वो मिनरल होंगे और जितने भी मिनरल्स होंगे वो और नहीं होंगे। ये 10th क्लास में आपकी स्टेटमेंट काफ़ी फेमस थी कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जैसे नीचे देखिए, इसमें कार्बन इज आल्सो फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। कार्बन जो होता है वो भी आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है, बट डू नॉट कंटेन मेटल, सो कार्बन इज नॉट मिनरल। बट आपके पास जैसे मैंने कोई टुकड़ा निकाला, कोयला जिसको हम बोलते हैं, कार्बन होता है कोयले के अंदर भी, तो उसको हमने निकाला और उसके अंदर मेटल के अमाउंट तो नहीं है ना, तो उस टुकड़े को हम मिनरल नहीं बोलेंगे। मिनरल के लिए क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए आपके पास? मेटल होना चाहिए। कंपाउंड्स लाइक डीजल, पेट्रोल आर आल्सो फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। पेट्रोल डीजल भी कहाँ मिलता है आपको? अर्थ क्रस्ट में, बट डू नॉट कंटेन मेटल, और उसके अंदर मेटल नहीं है, तो ये भी आपके पास मिनरल नहीं है। तो आपको समझ में आया कि अर्थ के अंदर हर कोई मिलने वाला सब्सटेंस आपका मिनरल नहीं हो सकता। अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर में मिला है और उस सब्सटेंस के अंदर कुछ अमाउंट मेटल की है तो हम उसको हम क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में हम अगर बात करें तो ऑल ओर्स आर मिनरल, जो भी स्टेटमेंट बताई, एंड ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। मिनरल के लिए मेटल होना क्या है? जरूरी है। मिनरल के लिए अभी जितना भी पढ़ा उससे क्या कंक्लूजन निकल के आया? मिनरल के लिए क्या होना जरूरी है? मेटल होना।
अब हम बात करते हैं गैंग। गैंग का नाम लेते ही आपके दिमाग में आता है कि 5-6 लोग घूम रहे हो, है ना, वो गैंग होती है। यानी जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है, जैसे मान लो कोई मान लो मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे 10 लोग हाथ के अंदर लाठी डंडा लेके घूम रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, भाई ये गैंग घूम रही है। हम उसको समाज नहीं चाहता है, ये अनवांटेड है, यानी एक किस्म से इम्प्योरिटीज है। वैसे ही जो आपका मिनरल या ओर होता है, उसके अंदर जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो अर्थली इम्प्योरिटीज कह सकते हो, या अनवांटेड इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन मिनरल आर कॉल्ड गैंग, उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग। जो मेटल के साथ साथ मिनरल के अंदर और भी इम्प्योरिटीज थी, उन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। मेटियोर या नेक्स्ट, लम्प्स ऑफ प्योर, लम्प्स का मतलब क्या होता है, ढेर। लम्प्स का मतलब क्या होता है, ढेर। जो ढेर होता है प्योर मेटल का, उसको हम क्या बोलता जाता है, नेक्स्ट बोला जाता है। जबकि इम्प्योरिटीज होती है, उसको हम क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, प्योर मेटल का ढेर ही क्या कहलाता है, नेटिव ओर कहलाता है, जिसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं होती। अगर हम टाइप्स ऑफ ओर, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, या तो आपको फॉर्मूला गिवन होगा, ओर का नाम पूछ लेगा, या फिर ओर का नेम गिवन होगा और फॉर्मूला पूछ लेगा। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ ओर्स एंड देयर फॉर्मूला, देयर आर मेजोरिटी 4 टाइप्स ऑफ, सल्फाइड और पायराइट और। सल्फाइड और का दूसरा नाम क्या है, पायराइट। यानी हो सकता है जैसे आयरन है वो सल्फर के साथ मिला हो, FeS2 आयरन पायराइट, इसको क्या बोलेंगे, आयरन पायराइट। तो ये जो आपका FeS2 है, ये सल्फाइड और है, जिसके साथ सल्फर लिखा हुआ, जैसे कॉपर पायराइट CuFeS2, ये कॉपर का और है, तो इसके अंदर भी सल्फर लगा, जिस ओर के अंदर सल्फर लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सल्फाइड ओर, क्या बोलेंगे, सल्फाइड ओर। इसी प्रकार ऑक्साइड ओर की बात करें तो जो आपके पास ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, जैसे आपके पास हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये जो 2 ओर है वो किसके होते हैं, आयरन के होते हैं। ये जो 2 ओर आपके आयरन के होते हैं, Fe3O4 Fe2O4, ये ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है आपको आयरन, तो ये ऑक्साइड ओर। इसी प्रकार कार्बोनेट और, कार्बोनेट और की अगर हम बात करें, जैसे आपके पास FeCO3 ZnCO3, तो इस तरह के जो और हैं वो आपकी कार्बोनेट और में कहलाते हैं। हेलाइड और की बात करें तो हेलोजन के साथ, जैसे सोडियम मेटल नमक के अंदर होता है, कॉमन साल्ट जो होता है हमारे पास NaCl के अंदर होता है, तो ये हेलाइड और। समझ में आया, सल्फर लगा हो सल्फाइड और, ऑक्सीजन हो ऑक्साइड और, कार्बोनेट हो कार्बोनेट और हेलोजन हो हेलाइड हो, ठीक। अब कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं। सल्फाइड और में आपको कौन कौन से सबसे ज़्यादा याद करने में आपको बता देता हूँ। आयरन पायराइट का याद करना है, FeS2। देखो पायराइट लगेगा क्योंकि सल्फाइड और कोई पायराइट बोला, तो उसके अंदर देखो कुछ तो गैस हो जाएगा, पायराइट लगा हुआ है, 4 ऑप्शन है। मान लो आपसे ये कहा कि कॉपर पायराइट का फॉर्मूला कौन सा है, नीचे 4 ऑप्शन है, तो इसमें अगर सल्फर नहीं है ना, वो तो पहले कट कर दो, तो कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। आपको थोड़ा सा समझ के चलना है और वैसे आपको याद करना पड़ेगा। कॉपर पायराइट CuFeC2, यानी आयरन पायराइट के अंदर आगे कॉपर लगा दिया। सिल्वर ग्लेस ये आप छोड़ सकते हो, कॉपर ग्लेस भी छोड़ सकते हो। 2 आपको पहले याद कर लेना सबसे ज़्यादा, आयरन, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर फिर भी आप और इंपॉर्टेंट देखो तो आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, जिंक ब्लेंट ZnS और गलेना HgS, ठीक है। IC पायराइट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब छोटा सा आपको याद रखने बताया था कि आयरन और कॉपर के लिए पायराइट वर्ड यूज होगा, आयरन और कॉपर के लिए क्या वर्ड यूज होगा, पायराइट। और सल्फर जो S और C है, सॉरी, इसके लिए क्या यूज होगा, सिल्वर और कॉपर, सिल्वर कॉपर के लिए क्या यूज होगा, ग्लेंस यूज होगा। ब्लेंड और ग्लेना यानी बैकग्राउंड, B का मतलब ब्लेंड और G का मतलब ग्लेना। ये आपके पास और याद रखने के लिए छोटी सी आपके लिए ट्रिक थी, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। आयरन और कॉपर के लिए क्या वर्ड यूज होता है, पायराइट, और सिल्वर और कॉपर के लिए आपके पास दोबारा से क्या यूज होता है, ग्लेंस भी होता है। बट आप इसके चक्कर में मत ही पढ़ो, आप डायरेक्ट याद कर लो, 4 फॉर्मूले आपको याद करने, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेता हूँ, बाई चांस पूछ ले, FeS2 के अंदर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2, क्योंकि इसके अंदर Fe पर +2 होता है, S2 पर 2 नेगेटिव होता है। वैसे तो अकेले सल्फर भी होता है, जैसे ऑक्सीजन पे कितना होता है 2 नेगेटिव, पर O2 पे भी नेगेटिव होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं हम, पर ऑक्साइड। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के आपस में बॉन्डिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। वैसे ही सल्फर सल्फर की बॉन्डिंग है, इसलिए -1 चार्ज है। और ये मैंने जब +1 का रिडॉक्स रिएक्शन करवाया था तो अच्छी तरीके से बताया था कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो।
अगर हम बात करें नेक्स्ट में इन CuFeS2 तो कॉपर +1 रहेगा, Fe +3 रहेगा और सल्फर -2 रहेगा। ये बात ध्यान रखना। FeS2 में तो आयरन है +2 और CuFeS2 में कॉपर तो +1 हो जाएगा जबकि आयरन हो जाएगा +3 और S2 तो उतना ही रहने वाला है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करें ऑक्साइड और की तो इसमें आपको क्या क्या याद करना है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, क्यूप्राइट, ठीक है। पायरोलुसाइड तो जब हम कोऑर्डिनेशन डी एंड ब्लॉक करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और कोई ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा करो तो 4 इसमें याद कर लो, ठीक है। अच्छा ये एक फेमस ये याद करना चाहिए, इसको आप छोड़ दो, ये आप रहने दो। ये बॉक्साइट, तो हेमेटाइट क्या होता है Fe2O3, हेमेटाइट क्या होता है Fe2O3, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है इसमें। मैग्नेटाइट Fe3O4, क्यूप्राइट Cu2O, जिंसाइट ZnO, पायरोलुसाइट MnO2, बॉक्साइट Al2O3 सिडेराइट SnO2। अगर इसको छोड़ दिया जाए, वैसे मैं कोई ज़्यादा आप 100% नहीं कर सकते, अभी आगे करेंगे उसमें भी ये चीज़ लगी हुई जो मैं बता रहा हूँ। ऑक्साइड होगा उसके पीछे आइट लगा है, देख लो IT इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, IT लगा है, ठीक है। और कार्बोनेट में भी IT लगा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। तो एक तो कंफर्म हुआ ना, ऑप्शन होगा तो IT तो होगा, ऑक्साइड होगा तो IT होगा, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले पहले हम आप याद कर लेंगे। अगर हम बात करें कार्बोनेट और की तो इसमें जो आपको करना है सबसे ज़्यादा वो करना आपको एक सिडेराइट का, एक मेलाचाइट का और एक आप याद करो तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा करो तो कैलामाइन। डोलोमाइट को छोड़ सकते हो आप, कैलामाइन जरूर पढ़ना। तो मेलाचाइट का फॉर्मूला क्या होता है CuCO3 और CuOH ट्वाइस। इसमें देखो ना आइट लगे क्योंकि ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन इसलिए ऑक्साइड आइट है। अर्जुराइट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं। लाइमस्टोन CaCO3, मैग्नेसाइट MeGO3 और इन दोनों को मिला दें MgCO3 और CaCO3 तो बन जाएगा डोलोमाइट। सिडराइट FeCO3 और कैलामाइन पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा ZnCO3। तो पहला, तीसरा, नंबर 6 और नंबर 8 ये 4 आपको याद करने, लगभग 4 आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। इनसे बाहर तो आएगा नहीं, पूरी टेबल जो मैंने बना रखी है उससे बाहर तो आने नहीं। हेलाइड में देखो, हेलाइड में 4 ही लिखे हैं, 4 में याद कर सकते हो। रॉक साल्ट NaCl, फ्लोरस्पार CF2 कैल्शियम का होता है, हॉर्न सिल्वर AgCl, क्रायोलाइट Na3Al, ये जरूर ध्यान कर लेना क्रायोलाइट, बाकी तो याद ही होंगे आपको। क्रायोलाइट Na3AlF6, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्या और के बारे में, क्या था हमारे पास और के बारे में। अगर हम बात करें तो ये आपका रहेगा छोटा सा होमवर्क। इस होमवर्क में आपको क्या करना है, ये जो जितने भी लिखे हैं उनके क्या लिखने हैं, नेम लिखने, क्या लिखने हैं इनके नेम लिखने, ठीक है। जैसे एक का ZnS तो जिंक के लिए क्या लगेगा ब्लेंड, तो ये सल्फाइड हो रहा है जिंक ब्लेंड, ठीक है। कर लोगे इस तरह से। तो आप एक बार ये होमवर्क है, सभी के नाम आप याद करो, आपको पता चल जाएगा किसके क्या नाम है, ठीक है। ये Fe2O3 Fe3O4 है। क्लियर बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपको हो जाएगा। अब देखिए और क्या होता है, प्योर पार्टिकल प्योर और इम्प्योर पार्टिकल गैंग हो उसके अंदर, उस जैसे SiO2 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो प्योर पार्टिकल भी हो सकते हैं और के अंदर, और हो सकता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये कुछ और क्या, जैसे ये जो और लिखा हुआ ये आयरन का है, ठीक है ना। आयरन ऐसा तो नहीं होता ना दिखने में, बट और की बात कर रहा हूँ, टुकड़ा ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। और ये जो मिलेगा वो किसका मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम का मिलेगा। ये और किसका मिलेगा, एल्यूमिनियम, जो अभी बात की थी एल्यूमिनियम का। और का क्या नाम था, इंपॉर्टेंट बताया था, क्या नाम था, बॉक्साइट, क्या नाम था उसका, बॉक्साइट, ठीक है। तो आयरन का ऐसा मिलेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, किसी भी ओर से और किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 4 स्टेप का फॉलो करना है। हाँ, इनके फर्दर टाइप होंगे, उनमें से नेचर ऑफ मेटल और डिपेंड अपॉन द इम्प्योरिटीज वी सेलेक्ट द वन मेथड। फर्स्ट आएगा कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर, दूसरा आएगा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, तीसरा है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, और चौथा आएगा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करें। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे ये मतलब हमारे पास मूली है, तो ये मूली अर्थ के अंदर है ना, अर्थ का, उसको पहले बाहर निकालेंगे, फिर इसके ऊपर रेत वगैरह लगी हुई है उसको हटाएंगे, फिर जो ये मतलब और भी कुछ रह जाता है मिट्टी हटाने के बाद भी उसको हटाएंगे, फिर हम सैलेड के तौर पे यूज करेंगे,
ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। जैसे इसमें 4 स्टेप होती है, वैसे हमारे 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, फिर जो आपका ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, फिर उस ऑक्साइड से मेटल को अलग करना है। अभी मेटल के अंदर इंप्योरिटीज होगी, उसको दूर करने के लिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल मेथड्स यूज किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर से। कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर की अगर हम बात करें क्या होता है, concentration of ore means separation of pure ore particles from earthly siliceous impurities। मतलब रेत वगैरह ये जो अनवांटेड इम्प्योरिटी जो आसानी से दूर हो जाती है ना, उनके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। यानी बड़ी बड़ी जो मिट्टी वगैरह रेत वगैरह ये जो लगी होती है ना, इसको हटाना क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और इन अर्थ और प्लस इम्प्योरिटीज होती है, अगर इसको कंसंट्रेशन कर देंगे तो आपका और कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। यानी इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी आती, अभी मेटल नहीं मिला है आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, द मेथड्स विच इज यूज टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, रिमूव द गैंग्स आर नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। जो प्रोसेस आप गैंग को रिमूव करने के लिए, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो आप लगाते हो, उस प्रोसेस उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। यानी उसके अंदर पहले जो टुकड़ा बड़ा था उसके अंदर उतनी मेटल की अमाउंट थी जो हमें मिली थी, अब हमने क्या किया, मिट्टी भी हटा दी तो टुकड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा और अब उसके अंदर मेटल की अमाउंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। इसमें देखो कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर के अंदर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होता है, जैसे हाथ का यूज करके या कोई मशीन का यूज करके हम यूज कर सकते हैं ना, वो कौन सा होता है हमारा फिजिकल मेथड। और एक होता है केमिकल मेथड, जिसमें केमिकल का यूज किया जाता है, रिएक्शन करवाई जाती है, रिएक्शन के द्वारा हम कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर करेंगे। और जो मशीनों के द्वारा करेंगे, मेहनत से करेंगे, उसको हम फिजिकल मेथड। और केमिकल का यूज करके केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम इसको दूर करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल मेथड। इसमें 3 है, आपको दूसरा, तीसरा और इधर जो पहला है ये बहुत इंपॉर्टेंट। लीचिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, लीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है। ये तो आपने पढ़े होंगे 10th क्लास के अंदर। फर्स्ट है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। कौन सा मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसका दूसरा नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। और दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। दूसरा कौन सा है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और तीसरा कौन सा रहने वाला है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और केमिकल मेथड में एक ही मेथड है, लीचिंग, एंड लीचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से और देखते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। जैसे आपको बताया क्या नाम हो गया इसका, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। इसमें क्या करना है, ये जैसे ये टेबल सी बना रखे हमने, ये कुछ मतलब बॉक्सेस से बना दिया हमने। इस बॉक्सेस में क्या किया हमने, जो ये पहले आपका ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, ये आपका इम्प्योर पार्टिकल्स है। क्या ये आपके पास है, इम्प्योर पार्टिकल्स है। जैसे आपका ये लिया पाउडर्ड ओर। अच्छा एक बात और बता दूं, सबसे पहले क्या करना है, जो भी ओर मिले, ये पहला स्टेप सब में लगेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर से पहले लगेगा। जो आपको टुकड़ा मिला है, यानी आपको जो ओर मिला है, उसको ग्राइंडर की सहायता से, किसकी सहायता से, ग्राइंडर की सहायता से आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेना है। और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के बाद उसको फाइन पाउडर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। और जो फाइन पाउडर्ड में कन्वर्ट करने का जो मेथड लगाया जाता है, उस मेथड को हम बोलते हैं पल्वेराइजेशन। द प्रोसेस इन विच pulverization, the process in which small piece of ore are converted into powdered ore, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पल्वेराइजेशन। छोटे छोटे ओर के टुकड़ों को पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, पल्वेराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, वाटर एट हाई प्रेशर डालेंगे, ठीक है। जैसे वाटर एट हाई प्रेशर डालेंगे तो कुछ इम्प्योरिटीज यहाँ रह जाएगी, फिर कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरह से। और आपका जो इम्प्योरिटी यहीं रुक जाएगी और यहाँ बचेगा, वो आपको कौन सा बचेगा, प्योर और मिलेगा। क्या मिलेगा, आपने क्या किया, पाउडर और को पूरी तरह से मिक्स कर लिया वाटर के अंदर, फिर उस टेबल से पे डाला हमने, तो ग्रेविटी के कारण जो इम्प्योरिटी जब वो सेटल डाउन हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे, और जो आगे जाएगा केवल और क्या जाएगा पास, प्योर और जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसमें कुछ देखें तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या होता है, वैसे तो नोट्स बना सकते हो इनकी सहायता से, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा आप बुक का भी यूज कर सकते हो।
एक इंक्लाइंड सरफेस होता है जिसमें बेड्स लगे होते हैं। ये जो ऐसे लाइन लगी होती है ना, टेढ़ी लाइन, उसको बोलते हैं इंक्लाइंड, और इसमें ये बेड बने हुए थे जो बॉक्सेस टाइप बने थे। एक बिकर में पाउडर्ड ओर लेते हैं और उसमें इम्प्योरिटीज भी होगी। उसमें क्या होगी? इम्प्योरिटीज। जनरली इम्प्योरिटीज आर लेस डेंसर। जनरली इम्प्योरिटीज क्या होती है? लेस डेंसर होती है। एंड प्योर ओर्स पार्टिकल जो होते हैं वो मोर डेंसर होते हैं। सो व्हेन वाटर इज पास्ड इनटू बिकर एट हाई प्रेशर, impurities start floating, and when it overflow, impurities settle down at beds and pure ore is collected at the base of inclined plane। इन जो समझाया उसी को हमने लिख रखा है। कुछ हिंदी में लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और बाकी इंग्लिश में लिखा हुआ ही है, तो नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ग्रेविटी सेपरेशन है मेथड। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, किस लिए यूज करेंगे, कौन से और के लिए यूज करेंगे? तो दिस मेथड इज अप्लीकेबल फॉर दोज ओर्स विच हैव डिफरेंस इन डेंसिटी। अभी बताया ना, इसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज कैसी होनी चाहिए? लेस डेंसर होनी चाहिए, यानी लाइट हल्की होनी चाहिए। और जो मेटल्स जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? आपकी मोर डेंसर होनी चाहिए, मतलब हैवी होनी चाहिए, तभी ये मेथड आप यूज करो। जिसमें मैंने बताया कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर में 4 मेथड पड़ेंगे। अब हमें किस लिए ये मेथड लगाना पड़ेगा? कब हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड लगाएंगे, कब लीचिंग लगाएंगे, कब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस लगाएंगे, और कब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड लगाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी ओर के अंदर ऐसी इंप्योरिटीज है जो लेस डेंसर है, किससे? मेटल से, तो हम उसके लिए कौन सा मेथड लगा सकते हैं? हम मेथड लगाएंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। जो ओर एंड इंप्योरिटीज के अंदर आपका डिफरेंस हो डेंसिटी के अंदर, जैसे Fe2O3 हेमेटाइट मैग्नेटाइट, इनका अगर आपको प्यूरिफिकेशन करना हो तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ एन और करना हो तो कौन सा मेथड लगाओगे? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है? इसमें क्या होते हैं, 2 रोलर लगे होते हैं। इनके जो बेल्ट्स के नीचे लगे हैं उनको क्या बोल सकते हैं? रोलर बोल सकते हैं, या व्हील बोल दो। एक होता है मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक का बना होता है, और एक होता है नॉन मैग्नेटिक। उसके ऊपर एक बेल्ट लगा होता है, लेदर बेल्ट लगा होता है, विद विच आर मूव विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? पाउडर्ड ओर डाला। जैसे ही पाउडर्ड ओर डाला ना, तो पाउडर्ड ओर जैसे ये बेल्ट मूव करेगा, तो ये पाउडर्ड ओर भी इस बेल्ट पे मूव करेगा। अब जैसे ये मैग्नेटिक रोलर के पास पहुंचेगा, तो इस ओर के अंदर पाउडर तो बनाए रखा है, उसके अंदर ऐसे पार्टिकल हैं जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, वो तो इसके साथ चिपक के यहाँ गिर जाएंगे। ठीक है, और जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो कहाँ जाके गिरेंगे? दूर, क्योंकि इसकी स्पीड होगी ना, तो उससे पार्टिकल कहाँ जाके गिरेंगे? दूर। और जो मैग्नेट से चिपक जाएंगे वो इसके नीचे। तो 2 हिप्स बन जाएंगे। 2 हिप्स का मतलब 2 ढेर बन जाएंगे। एक तो होगा नियर दी मैग्नेटिक व्हील, और एक कहाँ पे होगा आपके पास? ये ढेर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे? ढेर। और दूसरा कहाँ पे होगा? अवे फ्रॉम दी मैग्नेटिक रोलर। अवे फ्रॉम दी मैग्नेटिक रोलर उसमें नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, और नियर द रोलर होगा उसके अंदर क्या होंगे? मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो अलग अलग हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये कब यूज करेंगे? दिस इज यूज फॉर ओर्स हैविंग डिफरेंस इन मैग्नेटिक करेक्टर। वैसे तो मैं आपको बता दूं, या तो ऐसी ओर के अंदर मेटल मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होती है, इम्प्योरिटीज मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट नहीं होती, तो हम उस मेथड का यूज कर सकते हैं ना। जैसे मान लो आयरन का केस में बता देता हूँ, तो आयरन के केस में क्या होगा? आयरन मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होती है, तो वो ढेर अलग हो जाएगा। और इम्प्योरिटीज अगर मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट ना होने वाली है तो वो दूर जाके गिरेगा। या फिर इम्प्योरिटीज मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होने वाली है और मेटल मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट नहीं होने वाली, तो उस केस में भी वैसे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इम्प्योरिटीज जो है वो मैग्नेट की रोलर के नीचे गिर जाएगा, और वो दूसरा जो आपके जो मेटल है जो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट नहीं होता वो अलग हो जाएगा। हमें तो अलग अलग ही करना है, इम्प्योरिटीज को अलग करना है तो कंसंट्रेशन और है। यूज फॉर टिन स्टोन। टिन स्टोन के लिए इस मेथड का यूज किया जा सकता है। इन टिन स्टोन इम्प्योरिटीज आर वल्फ्रामाइट्स, यानी ये इम्प्योरिटीज होती है, और ये जो मैग्नेटिक होती है, और प्योर SnO2 आर नॉन मैग्नेटिक होता है। जैसे अभी बताया ना, कोई जरूरी नहीं है ना आयरन के लिए यूज करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेटल्स जो है वो नॉन मैग्नेटिक नेचर है और इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक नेचर है, तो वो अलग अलग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इसको झाग तैरने वाला तरीका बोलते हैं ना, ये भी 10th में था। दिस प्रोसेस यूज फॉर ओनली, यानी जिसके पीछे सल्फर लगा है, सल्फाइड और अभी बताया था, जिसके पीछे सल्फर लगा है उस सभी के लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखें। इसमें एक पाइप लगी हुई है, पाइप के नीचे छेद है, पाइप के नीचे क्या है? छेद है, और वहाँ इस एयर को हम कंप्रेस करेंगे। सबसे पहले लेना है पाउडर्ड ओर। क्या लेना है? पाउडर्ड ओर। इस पाउडर्ड ओर को मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ पी ओर। पाउडर्ड ओर को मिक्स करोगे किसके साथ? पाइन ऑयल के साथ। किसके साथ मिक्स करोगे?
पाइन ऑयल के साथ, और प्लस क्या करोगे, वाटर के साथ। अगर आप ऐसा करते हो और उसके बाद आपको ये चीज़ नोट कर लो, मैं समझ में आ गई, मतलब कहने का मतलब सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, पाउडर्ड ओर लेना है, उसके अंदर पाइन ऑयल डालना है, उसके अंदर वाटर डालना है, उनको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद क्या होता है, देखिए जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ को तो वेटेड बाय द वाटर, वाटर जो है वो उसको गीला कर देगा। क्या कर देगा वाटर, वेटेड का मतलब होता है गीला, वेटेड भिगोना, गीला करना, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस impurities are weighted by the water while ores are weighted by the pine oil। और ओर को वेटेड कौन करेगा, पाइन ऑयल करेगा। अब पाइन ऑयल जो अगर ऐसा करेगा, पाइन ऑयल जो है, एक सेकंड, पाइन ऑयल जो है वो वेटेड करेगा किसको, ओर्स को, और इम्प्योरिटीज को वेटेड कौन करेगा, वाटर को। तो इम्प्योरिटीज तो ऑटोमेटिक कहाँ हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ से एक कंप्रेस्ड एयर हाई प्रेशर पे डालोगे इस पाइप के अंदर, और वो अंदर जाएगी और उसको मिक्स करेगी, हिलाएगी, तो वहाँ पे फ्रोथ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और फ्रोथ जो आपका जो ओवर पार्टिकल्स हैं वो हल्के हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी तो लगा नहीं है आपके पास, है ऑयल के द्वारा वेटेड किया गया है, तो वो हल्के होंगे, तो वो क्या करेंगे, फ्रोथ के साथ या फ्रोथ के साथ फ्लोट करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तैरना स्टार्ट कर देंगे। और अब उन फ्रोथ को हम अलग एक कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। अब झाग को खत्म कैसे करना है, आप उस पर पानी डाल दो, साफ पानी डाल दो, झाग खत्म हो जाएंगे, और आपके पास कौन सा और मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ और। इम्प्योरिटी जो है वो यहीं नीचे क्या हो जाएगी, इसके अंदर सेटल डाउन हो जाएगी, इम्प्योरिटी यहीं पे क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक तो फ्रोथ बनाने के लिए जो आपने डाला, क्या डाला मैंने अभी बताया, पाइन ऑयल भी डाला ना। तो फ्रोथ बनाने के लिए जो आपने सब्सटेंस यूज किया उसको हम बोलेंगे फ्रोथिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, फ्रोथिंग। और एक उसको कलेक्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कलेक्टर, उसका नाम है सोडियम इथाइल जेंटेट। और फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए आप यूज कर सकते हो फिनोल, क्रीसोल, एनिलीन। फ्रोथिंग एजेंट क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट फ्रोथ इन ए सॉल्यूशन। जो अभी हमने सॉल्यूशन बनाया, पाइन ऑयल, पाउडर्ड और वाटर, उसको मिक्स किया, तो उसमें जो पाइन ऑयल था वो क्या था, फ्रोथिंग एजेंट था। कलेक्टर क्या होता है, एक्टिवेट्स प्योर ऑयल पार्टिकल टुवर्ड्स फ्रोथ, यानी उसको इकट्ठा कर दे कि चलो आप फ्रोथ की तरफ चलो। जैसे मतलब इसमें क्या हो गया, एक इम्प्योरिटीज थी और एक क्या था, और पार्टिकल्स थे। इम्प्योरिटीज तो पानी के द्वारा गीला करके उसको नीचे सेटल डाउन कर दिया, और उनमें से ना जो ये कलेक्टर होता है वो क्या करता है, और को कहता है, और पार्टिकल कहता है भाई चलो आप किसकी तरफ चलो, फ्रोथ की तरफ चलो, यानी कलेक्ट करके लेके गया। और फ्रोथ स्टेबलाइज क्या होता है, इंक्रीज द लाइफ पीरियड ऑफ फ्रोथ, यानी जल्दी से फ्रोथ खत्म नहीं, मतलब झाग बना और बाकी दूसरा प्रोसेस जब तक हम पूरे पाउडर्ड ओवर से और को अलग कर रहे थे, इम्प्योरिटीज अलग कर रहे थे, उससे पहले वाले झाग खत्म होने स्टार्ट हो गया, तो झाग के ऊपर ही तो और पार्टिकल तैर रहा था, वो वापस नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब आपके पास फ्रोथ स्टेबलाइजर का भी यूज किया जाएगा। इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन थी, डिप्रेशेंट, उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता है, कॉपर पायराइट के लिए, जिंक ब्लेंड के लिए, इनके लिए इनका क्या किया जाता है, यूज किया। वैसे सल्फर किसी के पीछे लगाओ, यानी सल्फाइड और कोई भी हो उसके लिए हम कौन सा यूज करें, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन सा कंसंट्रेशन और का मेथड, कौन सा मेथड यूज किया जाता है किसके लिए, सल्फाइड और के लिए, तो आपको आना चाहिए फ्रोथ फ्लोटेशन है प्रोसेस। ये सारी चीज़ें आप ऐड करके उसके अंदर ऐसा कर दोगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड और, ये मैंने बता दिया, फ्रोथिंग एजेंट, कलेक्टर, फ्रोथिंग, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन वेटिंग ऑफ ओर्स बाय फ्रोथ, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे क्या आपके पास है, बेस है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टाइप आता है वो कौन सा आता है हमारे पास है, लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग इज ए केमिकल मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। लीचिंग जो है सबसे पहली बात तो अभी तक जितने भी मेथड किए वो फिजिकल मेथड थे, और ये मेथड कैसे है, केमिकल है। इसके अंदर क्या किया जाता है, ओर्स होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं, उसके अंदर एक सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट कौन सा, केमिकल रीजेंट, और ऐसा केमिकल रीजेंट यूज किया जाएगा जो केमिकल रीजेंट डालने के बाद इम्प्योरिटीज अनअफेक्टेड रहे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं, बल्कि केवल और केवल किसके साथ रिएक्शन करें, वो और के साथ रिएक्शन करें। आई बात समझे, इम्प्योरिटीज के साथ ना करें, किसके साथ करें, प्योर और के साथ रिएक्शन करें। क्लियर है बच्चों। तो ऐसा हमें एक केमिकल सब्सटेंस लेना है, यानी केमिकल लेना है जो डालने के बाद पाउडर्ड ओर के अंदर आपकी जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज है वो अनअफेक्टेड है। और ये खासकर किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है एल्यूमिनियम के लिए। याद रखेंगे किसके लिए यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम के लिए इसका यूज किया जाता है।
तो आपका सोल्यूबल और इम्प्योरिटीज, ठीक है। सोल्यूबल और केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करेगा, प्योर का। सबसे पहले क्या लेना है, पाउडर ओर इज टेकन, इट इज मेड सोल्यूबल इन सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल पार्टिकल सेटल डाउन, जो कि मैंने बताया कि वो हो गए नहीं। वी टेक सोल्यूबल पार्टिकल्स आउट, जो सोल्यूबल हो चुके हैं उनको अलग कर लेंगे। देन बाय यूजिंग केमिकल प्रोसेस प्योर मेटल इज ऑब्टेन। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, पाउडर ओर लेना है, और उसके अंदर हम एक सॉल्वेंट डालेंगे, एक केमिकल रिएजेंट डालेंगे, जिससे आपकी जो इम्प्योरिटीज है वो अनअफेक्टेड होगी, सेटल डाउन हो जाएगी, और उस सॉल्वेंट के अंदर क्या डिजोल्व हो जाएगा, आपका और डिजोल्व हो जाएगा। और जो डिजोल्व और सेटल डाउन हो उसको तो आप फिल्टर के सहायता से अलग अलग कर ही सकते हो, फिर उनको अलग अलग करके हम निकाल लेंगे। ठीक है। लीचिंग इज यूज्ड फॉर बॉक्साइट ओर, मैंने बताया ना एल्यूमिनियम के, और एल्यूमिनियम का कौन सा और बताया था मैंने, बॉक्साइट ओर, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। एल्यूमिनियम के लिए यूज किया जाता है, बस आप इतना। और किसके लिए यूज किया जाता है लीचिंग, सिल्वर के लिए यूज किया जाता है। और किसके लिए यूज किया जाता है लीचिंग, गोल्ड के लिए। तीन चीज़ें याद रखो, लीचिंग प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, अगर सिल्वर का ओर है, गोल्ड का ओर है, और एल्यूमिनियम का ओर है, तो हम किसका यूज करेंगे, लीचिंग का यूज करेंगे। ये आपका बॉक्साइट ओर है, उसके अंदर हमने सॉल्वेंट डाला कौन सा, अन्योज, तो ये बन गया सोल्युबल इन अन्योज था, NaLO2, इसमें वाटर मिक्स किया तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। और आपका होमवर्क ये रहने वाला है, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करवा चुका हूँ इस चैप्टर से पहले, आप इसका क्या करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, ये भी एक होमवर्क रहेगा आपका। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, उसके अंदर CO2 गैस पास कराएंगे, तो आपके पास Al2O3XH2O प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, और ये आपका प्योर और होगा। ठीक है। फॉर सिल्वर सॉल्वेंट इनको अलग भी कर लेना, तो इसमें X मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, जैसे Al2O3 हीट करके थोड़ा, और X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अलग हो जाएंगे। Ag सिल्वर का ओर है, और उसके लिए यूज करोगे तो सॉल्वेंट होगा अन्नेसियन, और गोल्ड के लिए क्या होगा, केसियन। ध्यान रखें, एक नंबर से पूछा जा सकता है कि लीचिंग प्रोसेस के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वन ओर करने के लिए अगर एल्यूमिनियम का बॉक्साइट ओर है, तो उसके लिए कौन सा केमिकल रिजेंट यानी सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, तो आएगा आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सिल्वर के लिए सोडियम साइनाइड NaCN, और गोल्ड के लिए पोटाशियम साइनाइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन ओर के सभी मेथड हमने कर लिए, एक बार फिर से देखना, ना समझ आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, फिर भी ना समझ में आए तो आप व्हाट्सअप मुझे कर ही सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।